पौधे में पोषण कैसे होता है सुनिए। पौधा में पोषण पोषण माने होता है न्यूट्रिशन। पोषण शब्द की उत्पत्ति पोषक से हुआ। पोषण न है तो क लगना लगा, पोषक से हुआ है। पोषण शब्द की उत्पत्ति पोषण से हुआ। पोषक शब्द से हुआ है। पोषण में कहा जाना है कि प्रत्येक जीवधारी अपना पोषण पर्यावरण से प्राप्त करता है। पर्यावरण से पोषण प्राप्त करता है जीवधारी। कहा लगे पर्यावरण से पोषण लेगा। आप पोषण लेकर के शरीर को ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करता है। पोषण का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में या शारीरिक घटक के रूप में। ऊर्जा का स्रोत या शारीरिक घटक के रूप में जैव संश्लेषण मतलब जीव क्या करता अपना भोजन निर्माण के लिए करता है। क्या कहते हैं पोषक सबसे हुआ है पर्यावरण से प्राप्त होता है। ऊर्जा के स्रोत या शारीरिक घटक के जैव संश्लेषण के लिए करता है पोषण का प्रयोग। पोषण दो विधि से होता है। भोज्य पदार्थ के आधार पर पोषण दो प्रकार का स्वपोषी परपोषी। स्वपोषी में कोई भी जीव अपना भोजन पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है स्वपोषी। परपोषी में स्वयं भोजन निर्माण नहीं करता बल्कि दूसरा जीव परिमाण करता है। स्वपोषी है जीव से जीव अपना भोजन पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है। जैसे हरा पौधा नील हरित शैवालों में नीला हरित वाला शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु, सब जीवाणु में कुछ जीवाणु भी है और अधिकांश एकोशिकीय जीव, अधिकांश मतलब अधिकतर एकोशिकीय जीव है स्वपोषी में आता है। तो हरा पौधा नील हरित शैवाल कुछ जीवाणु, सब नहीं कुछ जीवाणु, अधिकांश में अधिकतर एकोशिकीय जीव स्वपोषी है। पोषण करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। परपोषी में होता है इसमें भोज्य पदार्थ का संश्लेषण में निर्माण स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरे जीव से प्राप्त होता है। जैसे सभी जंतु जितना है सबके सब जंतु, कवक है जितना कवक, नील हरित शैवाल नहीं है, कवक कुछ कोशिकीय जीव, इनमें है अधिकांश कोशिकीय जीव जो स्वपोषी होता है एवं कुछ कोशिकीय जीव परपोषी होता है। सब नहीं कुछ कोशिकीय जीव परपोषी होता है। एक प्रकार का पोषण करने वाले जीव को परपोषी संपोषी कहते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश से बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए पौधे के पोषण में विभिन्न तत्वों की भूमिका। पौधा का पोषण, अगर पौधा का पोषण हो रहा है उसमें विभिन्न तत्व की भूमिका क्या है, उस तत्व के क्या भूमिका है कि पौधे का पोषण होता है। देखा जाए पौधे की वृद्धि के लिए 17 को आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है। कितना पूछेगा पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व? 17 को आवश्यक तत्व। 17 को चाहिए तब जाके पौधा की वृद्धि होगा। 17 का तत्व में से 9 का तत्व दीर्घमात्रिक होता है। दीर्घमात्रिक मतलब हमेशा के लिए। 8 का तत्व होता है लघुमात्रिक होता है 8 का तत्व 9 को दीर्घमात्रिक और 8 को लघुमात्रिक। इनमें से 17 में से एक की कमी भी होगा तो पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता है। एक की कमी हो जाएगा तो पूर्ण विकास नहीं होगा। दीर्घमात्रिक जो है 9 को तत्व दीर्घमात्रिक होता है 9 और 8 को होता है आपको 8 को होता है लघुमात्रिक। तो लघुमात्रिक की संख्या 8 होता है, 8 को लिख देते हैं। पहले दीर्घमात्रिक देखते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए 17 का आवश्यक तत्व है। 17 को में से 9 लिखल है, 9 को चाहिए दीर्घमात्रिक।
9 को दिया न है दीर्घ मात्रिक, कहीं 9 की जगह पर 10 को दे देता है, वही दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व 9 को या 10 को देता है, जो पौधों को बहुत जरूरी चाहिए। पौधे की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक, 17 में ज़्यादा वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए 9 को 10 को तत्व। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व जो है इसकी बहुत चाहिए जरूरी पौधे की वृद्धि के लिए। पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व जो 9-10 को है वो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और लघु मात्रिक पोषक तत्व 8 को जो होता है इसको पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। दीर्घ है तो वह ज़्यादा चाहबे करिए, पौधा को चाहिए पोषक। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे टोटल 10 को है, 9 को देता है या 10 को देगा, अधिक मात्रा में चाहिए पौधा का। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम, कैल्शियम 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 कैल्शियम, सल्फर सल्फर सल्फर। कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन यानी रहे, कार्बन रहबे करता है पेड़ में, हाइड्रोजन रहबे करता है, ऑक्सीजन रहबे करता है, ऑक्सीजन लेबे करता है, लेता भी छोड़ता भी है। हाइड्रोजन जल से मिल जाता है, नाइट्रोजन भी पेड़ पौधा में नहीं रहता, देखते करते खाद के रूप में देते हैं, फास्फोरस भी खाद के रूप में देते हैं, पोटेशियम भी देते हैं खाद के रूप में, मैग्नीशियम भी देते हैं खाद के रूप में, मैग्नीशियम कैल्शियम भी देते हैं, कैल्शियम सल्फर भी देते हैं। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को हो गया, 10 को देता भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लघु मात्रिक पोषक तत्व ये पौधों को कम चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, इनकी संख्या 8 होगा। लोहा कम चाहिए क्या है ना, देखें कि लोहा का मात्रा कम है तो छिटे नहीं छिटाता है। लोहा जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये सब कम चाहिए। लोहा जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीशियम मैग्नीज, बोरॉन है ना, मोलिब्डेनम, क्लोरीन ये सब क्या पौधा को कम चाहिए, पेड़ पौधा को वृद्धि के लिए। यहाँ पर दीर्घमात्रिक पोषक तत्व 9 को है, 9 को में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर ये सब क्या है सल्फर। दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है, इसलिए इसको पौधा के जरूर ज़्यादा चाहिए। कभी कभी देखिएगा ना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम यहाँ लिख दिए हैं पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, खेत में कमी हो जाता है, इसका कमी हो जाता है तीनों का, जिसके कारण इसको उर्वरता माने खेती कम होता है, पैदावार कम होता है। उसी को उर्वरता को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए अलग से खेत में डालते हैं। जब अलग से खेत में डालते हैं उसी को कहते हैं क्रांतिक तत्व हो गया। क्रांतिक तत्व हो गया आपको यही होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यानी कि NPK, नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। NPK हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये सब हो गया क्रांतिक तत्व। वही क्रांतिक तत्व क्या है, अधिकांश मृदा में नाइट्रोजन NPK लिखा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यही NPK है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इन तत्वों को खाद के रूप में, किस रूप में, खाद के रूप में डाला जाता है। इसी कारण इन तत्वों को क्रांतिक तत्व कहते हैं। क्रांतिक तत्व पोषण के, पौधों का पोषण निम्नलिखित तत्वों का महत्वपूर्ण होगा। तत्व जो है 17 का तत्व है पोषण के लिए पौधा में, वो पोषण 17 तत्व का क्या का भूमिका है सुनिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन क्या भूमिका होगा, हाइड्रोजन का भूमिका सुनते हैं। देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, ये तीनों जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों जो है पौधों की कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य के निर्माण में तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीनों तत्व का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी
और हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का करता है पौधों की कोशाभित्ति जीव द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन जो है, कार्बन वायुमंडल से, पौधे इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वायुमंडल से जल से ग्रहण करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का करता है वायुमंडल से जल से। कार्बन को वायुमंडल से लेता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी वायुमंडल से और जल से भी लेता है। हाइड्रोजन जल से लेता है पेड़ पौधा। देखिए कार्बन, यही कार्बन वायु आवश्यकता अनुसार तीनों लेता है, पेड़ पौधा आवश्यकता अनुसार लेता है वायुमंडल जल से तीनों। यही कार्बन वायुमंडल से कार्बन नहीं लेता है, डायरेक्ट कार्बन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में लेता है। किस रूप में? CO2 के रूप में लेता है। और CO2 के रूप में ग्रहण करके उसका यही CO2 के सहयोग से पौधा क्या करता है, पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वायुमंडल से और लेकर के पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में CO2 की भूमिका भी है। अपने भोजन का निर्माण कर लेता है पेड़ पौधा। इस प्रकार से CO2 के रूप में भोजन का निर्माण करता है, तब जाकर पेड़ पौधा को कार्बन मिलता है। ऑक्सीजन जीवित कोशिका जो रहता है, कोई भी जीवित कोशिका चाहे पेड़ पौधा रहे या मानव रहे, कोई भी जीवित कोशिका के श्वसन में काम आता है, सांस लेने में काम आता है जीवित कोशिका। ऑक्सीजन का काम है कि जीवित कोशिका में श्वसन के करने काम। पौधों की कोशिकाभित्ति और जीव द्रव्य, कोशाभित्ति जीव द्रव्य का निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तब जाकर पौधों की कोशाभित्ति जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इस तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देख लिए। कार्बन आवश्यकता अनुसार वायुमंडल से CO2 को लेता है, भोजन निर्माण करने में भाग लेता है CO2। हाइड्रोजन देख रहे हैं जल से मिलता है, ऑक्सीजन भी जल से वायुमंडल दोनों से मिलता है। ऑक्सीजन जीवित कोशिका में श्वसन का काम करता है। अब नाइट्रोजन देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन क्या है? N2। नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन जो है वायुमंडल से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। नाइट्रोजन भी वायुमंडल से, जब इसका नाइट्रोजन कमी होता है तब बाहर से देते हैं खाद के रूप में। पौधे में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। पौधा में प्रोटीन कमी होगा या न्यूक्लिक अम्ल होगा, दोनों मिल जाता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों मिल जाता है नाइट्रोजन से। कह रहा है कि नाइट्रोजन के कमी होगा। हाँ, नाइट्रोजन कमी से पौधा में वृद्धि रुक जाता है, पौधा की वृद्धि नहीं हो पाता है। और अधिक रहेगा तो फूले विलंब से उगेगा। नाइट्रोजन कम रहेगा तो पौधा की वृद्धि रुकेगा, पौधा जल्दी बढ़वे नहीं करेगा। और ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दीजिएगा तो फूले देरी से लगेगा। जिस तरह से नाइट्रोजन N2 जो वायुमंडल से प्राप्त करता है, और नाइट्रोजन जो तत्व है पौधे में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण करता है। पौधा में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल निर्माण करता है नाइट्रोजन से बनता है पौधा में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और नाइट्रोजन कमी से पौधा का वृद्धि रुक जाता है, नाइट्रोजन कमी से। और नाइट्रोजन अधिक रहेगा तो फूल भी कम लगता है, पौधा में फूल कम लगता है। फूल लगता है लेकिन विलंब से होता है, समय ज़्यादा लेता है फूल लगने में। सल्फर भी है ना, सल्फर के भी है कि नाइट्रोजन के अधिक रहेगा तो फल ज़्यादा समय में आता है। और सल्फर के कमी से पत्तियाँ पीली हो जाता है, अब फल नहीं बनेगा। सल्फर यह पौधे के प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन और जीव द्रव्य का निर्माण करता है। हालांकि नाइट्रोजन भी
प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करवाता है पेड़ पौधा में। पूछेगा पेड़ पौधा में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल किसके कारण बनता है? नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है और प्रोटीन और सल्फर से भी बनता है। सल्फर से यहाँ प्रोटीन और जीव द्रव बनता है। यहाँ नाइट्रोजन और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बनता है। यहाँ न्यूक्लिक अम्ल की जगह पर जीव द्रव बनता है। सल्फर तत्व से पौधे का प्रोटीन बनता है, जीव द्रव बनता है। और सल्फर की कमी से, सल्फर तत्व की कमी होने से पेड़ पौधा में पत्तियाँ पीली हो जाता है। पत्तियाँ पीली हो जाती है, पेड़ पौधा का पत्ती पीली हो जाता, फल नहीं लगता, क्योंकि पीला होता तो फल लगने नहीं करता। यह तत्व पौधों की शाखीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। शाखीय वृद्धि को भी और बीज निर्माण को उत्तेजित करता है ना। शाखीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है कि शाखीय माने शाखा, ब्रांच बड़ी निकलता है, डाढ़ बहुत निकलता है। यह जड़ का निर्माण करता है। शाखीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और शाखीय वृद्धि के अलावा जड़ का निर्माण करता है और बीज का निर्माण भी करता है। बीज का निर्माण उत्तेजित करता है। दलहनी फसल की जड़ों में गांठों के निर्माण में मदद करता है। दलहनी फसल रहेगा, चाहे दाल वाला चीज़ जो फसल रहता है उसमें जड़ होता है, दाल वाला फसल में जड़ होता है, जड़ में गांठ का निर्माण में मदद करता है। तो गांठ बनाने में मदद करता है सल्फर। तो सल्फर का देखें, प्रोटीन जीव द्रव का निर्माण करता है, पत्तियाँ पीली हो जाती है इसके कमी से, सल्फर कमी से पत्तियाँ पीला होगा तो फल नहीं रहेगा। लेकिन शाखीय वृद्धि ज़्यादा होता है और बीज का निर्माण को उत्तेजित करता है, जड़ का भी निर्माण करता है। शाखीय वृद्धि, बीज का निर्माण, जड़ का निर्माण करता है। दलहनी फसल में जड़ होता है और जड़ में गांठ का निर्माण करता है सल्फर के द्वारा। फास्फोरस भी यह न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। यह तत्व कहाँ मिलेगा? फास्फोरस कहाँ मिलेगा? न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। फास्फोरस पेड़ पौधा मिलता है तो पेड़ पौधा में न्यूक्लिक अम्ल फास्फोलिपिड पदार्थ रहता है, इसमें मिलता है, दोनों मिलता है फास्फोरस। न्यूक्लिक अम्ल बनाने काम करता है नाइट्रोजन बनाता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों। नाइट्रोजन का बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, और प्रोटीन और प्लस में जीव द्रव का निर्माण करता है आपको सल्फर। तो फास्फोरस यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं का निर्माण, बीज का निर्माण, फसल की परिपक्वता में इस तत्व के अति महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। कोशा का निर्माण अब बीज का निर्माण करता है। अब फसल को परिपक्व मतलब कि मैच्योरिटी है, बढ़िया दाना वाला, बढ़िया फल वाला बनाता है। कोशा निर्माण बीज का निर्माण, बीज फसल। हालांकि बीज और जड़ का निर्माण भी सल्फर भी कर रहा था। देखिए, सल्फर से प्रोटीन जीव द्रव का निर्माण होता था, अब पत्तियाँ पीला हो जाता है, फल नहीं लगता था। शाखीय वृद्धि, जड़ का निर्माण, बीज का निर्माण को उत्तेजित करता है। यह फसल गांठ का निर्माण करता है दलहनी पौधा में। तो फास्फोरस जो है यह न्यूक्लिक अम्ल फास्फोलिपिड पदार्थ का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का निर्माण करता है नाइट्रोजन। कोशा निर्माण शाखा कहेगा तो सल्फर, लेकिन कोशा कहेगा बीज का निर्माण, और बीज का निर्माण कहेगा तो फास्फोरस, लेकिन बीज को निर्माण करने में उत्तेजित करता है सल्फर। फसल के परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशा बीज का निर्माण, फसल का परिपक्वता का भूमिका रखता है फास्फोरस। पोटेशियम, अब पोटेशियम देखें। पोटेशियम पौधों के वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधा की वृद्धि चाहिए तो पौधा की जितना वृद्धि चाहिए, वृद्धि तो सभी चाहिए,
है ना, सल्फर 9 को होता टोटल, 9 चाहिए वृद्धि के लिए, लेकिन पौधे की वृद्धि को महत्वपूर्ण भाग पोटेशियम में है, इसलिए पोटेशियम डालना जरूरी है ताकि पौधा वृद्धि कर सके। अगर पोटेशियम नहीं डालेंगे तो इसकी कमी से पत्तियाँ पर अंगमारी मतलब क्या होता है, ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट, अंगमारी नामक रोग हो जाता है। जब अंगमारी रोग हो जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में रुकावट आएगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट आ जाता है। पूछेगा पोटेशियम क्या है? पोटेशियम पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों पर अंगमारी रोग होता है। जब अंगमारी रोग होगा तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट हो जाता है। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम यह DNA RNA को प्रोटीन से संयुक्त करने में मदद करता है। DNA और RNA दोनों को प्रोटीन से मिलाने का काम करता है, प्रोटीन से मिलाने का काम करता है। कैसे? पोटेशियम की कमी से अंगमारी रोग हो रहा था, पेड़ पौधा में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट हो जा रहा था। उसी तरह से कैल्शियम में भी DNA RNA को DNA प्लस RNA दोनों को प्रोटीन से मिलाने का काम करता है। क्रोमोसोम माने गुणसूत्र का निर्माण करता है। कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम रहेगा तो क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण होगा, वसा का संश्लेषण होगा, है ना, वसा का निर्माण होगा, संश्लेषण होगा। कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है ना। कार्बोहाइड्रेट एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, एमिनो अम्ल का परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि कैल्शियम से DNA और RNA दोनों को प्रोटीन से मिला देता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करता है, वसा का संश्लेषण में भाग लेता है, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, कैल्शियम से हो गया। लेकिन कैल्शियम नहीं रहेगा तो कैल्शियम की कमी होने से कुछ पौधा, सब पौधा में नहीं, कुछ पौधा में देखिएगा तो बीज नहीं बनता है। तो हरित लवक उचित ढंग से कार्य नहीं करेगा। बीज नहीं बनेगा तो यहाँ क्यों नहीं बनता बीज? क्योंकि हरित लवक क्लोरोफिल उचित ढंग से कार्य नहीं करता, उचित ढंग से काम नहीं करता हरित लवक क्लोरोफिल, तो बीज नहीं बनता। पूछेगा बीज बनने का उत्तेजन कौन करता है? सल्फर। बीज बनाता कौन है? फास्फोरस। बीज का निर्माण करता फास्फोरस, लेकिन उत्तेजित करता है सल्फर। अब बीज नहीं बनता किस कारण? कैल्शियम की कमी कारण। क्यों? क्योंकि हरित लवक उचित ढंग से नहीं काम करता है तो बीज नहीं बनता। क्या देखें, DNA और RNA दोनों को मिलाता है प्रोटीन से, क्रोमोसोम गुणसूत्र वसा का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायता करता है, बीज नहीं बनता। हरित लवक उचित ढंग से नहीं काम करता इसलिए बीज नहीं बनता कैल्शियम के कमी कारण। मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम Mg इस तत्व की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका तत्व निभाता है। मैग्नीशियम के चलते ही प्रकाश संश्लेषण होता है। यह क्या करता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में संयोजित करके प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मैग्नीशियम क्या करेगा? प्लस करेगा, क्या से? क्लोरोफिल से मिल जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल से मिल जाएगा और मिल करके प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, प्रोटीन संश्लेषण बनाता है। हालांकि देखिए पोटेशियम जो था, पोटेशियम के कमी से पत्तियों पर अंगमारी रोग होता है। अंगमारी रोग होने के कारण पोटेशियम से क्या हो रहा था? पत्तियों पर अंगमारी रोग हो रहा था, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में रुकावट आ रहा था। इसमें है कि प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल से मिल जाता है, क्लोरोफिल से मिल करके प्रोटीन संश्लेषण में रुकावट नहीं होता है सब, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
और रुकावट डाल रहा था कौन? रुकावट डाल रहा था पोटेशियम। आंगमारी रोग पैदा करके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में रुकावट आ रहा था। इसमें है कि मैग्नीशियम का हो रहा है ना। देखिए कैल्शियम भी है, कैल्शियम का DNA और आयरन दोनों को क्या करता है? प्रोटीन से संयुक्त कराता है, लेकिन वो है कैल्शियम। ये है मैग्नीशियम का कर रहा है क्लोरोफिल से मिल रहा है, क्लोरोफिल है, ये कैल्शियम है। मैग्नीशियम का कर रहा है क्लोरोफिल से मिल रहा है और मिल करके प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है। पूछेगा प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है कौन? जब मैग्नीशियम क्लोरोफिल दोनों मिलता है तब। पौधा में मैग्नीशियम की कमी से होने वाले पीला हो जाता है। पौधा में अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तब पीला हो जाता है ना। और जब पीला हो जाता है तो जिससे हर महीनता क्लोरोसिस में हर महीनता होता है। हालांकि पत्तियाँ पीला हो जाता है इसके कारण भी। देखिए सल्फर के कमी से पत्तियाँ पीला हो जाता है, पीला हो जाता है तो फल नहीं लगता है। यहाँ है आपको मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के कारण ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब क्लोरोफिल से मिलता है दोनों तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। मैग्नीशियम की कमी से पेड़ पौधा पीला हो जाता है, पीला हो जाता है ना। पेड़ पौधा पीला हो जाता है जिसे हर महीनता कहते हैं, हर महीनता कहते हैं। हालांकि पत्तियाँ पीला हो जाता है सल्फर के कारण भी, जिसके कारण फल नहीं लगता है, सल्फर के कारण। ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कमी के कारण भी वे पीला हो जाता है। अब पीला हो जाएगा तो जिसे हर महीनता कहते हैं। लोहा, मैग्नीशियम से ही प्रकाश संश्लेषण की भूमिका ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल से मिलता है तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। मैग्नीशियम कमी से पीला हो जाता है जिसे हर महीनता क्लोरोसिस कहते हैं। मैग्नीशियम कमी से पीला होता है और पीला होता है हर महीनता। हर महीनता मैग्नीशियम कमी कारण भी होता है। और लोहा के कमी से भी आपको देखा जाए क्लोरोसिस में हर महीनता होता है। मैग्नीशियम और लोहा दोनों से होता है हर महीनता में क्लोरोसिस। मैग्नीशियम से प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है और लोहा से श्वसन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। श्वसन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन क्रिया मतलब कर्म करता है क्रेब्स चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रेब्स चक्र, यह क्रेब्स चक्र के अलावा पौधे के जीव द्रव्य क्रोमेटिक में पाया जाता है। लोहा में कहाँ मिलता है? पौधा के लोहा मिलेगा, आपका पौधा मिला। पौधा में कहाँ? तो पौधा के जीव द्रव्य होता है क्रोमेटिक होता है, क्रोमेटिक। यही जीव द्रव्य क्रोमेटिक में मिलता है लोहा। जीव द्रव्य प्रोटीन का निर्माण सल्फर भी कर रहा था। सल्फर जीव द्रव्य और क्रोमेटिक का निर्माण कर रहा था। आते जीव द्रव्य प्रोटीन का हम लोग देख रहे हैं पौधा के जीव द्रव्य और क्रोमेटिक मिलता है, इसी दोनों मिलता है लोहा। पौधा में अगर लोहा कमी होगा तो पौधा में लोहे की कमी से, जैसे मैग्नीशियम कमी से हर महीनता हो रहा था तो पीला पत्ता हो रहा था, उसी चलते लोहा की कमी से भी पेड़ पौधा का पत्ता पीला होगा, यानी क्लोरोसिस हर महीनता होता है। क्लोरोसिस हर महीनता मैंने क्लोरोसिस हर महीनता होता है। तो क्या देख लोहा श्वसन क्रिया में भाग लेता है। क्रेब्स चक्र में भी भूमिका निभाता है क्रेब्स चक्र। और जीव द्रव्य पौधा के जीव द्रव्य क्रोमेटिक में मिलता है लोहा कमी से क्लोरोसिस या हर महीनता रोग होता है, जिससे पत्ती पीला हो जाती है। मैग्नीज, पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। जब मैग्नीज क्लोरोफिल मिलता है तो प्रोटीन संश्लेषण बनता है। तो जब क्लोरोफिल बनेगा, जब पौधा में क्लोरोफिल बनेगा तब जाकर मैग्नीज बनेगा, है ना। ये कह रहा है पौधे में इस तत्व की आवश्यकता कब होगा? जब क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। पौधा में क्लोरोफिल बनेगा तब जाकर मैग्नीज बनेगा। मैग्नीज
ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, मैग्नीज। तो पूछेगा मैग्नीज पौधा में कब जरूरत होता है? जब पौधा में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होगा तब जाकर मैग्नीज का काम होता है, मैग्नीज। यह नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इसकी कमी से पौधे के पत्तियाँ भूरी होता है। पत्ती का होता है, पत्ती भूरा हो जाता है। मैग्नीज ना रहेगा तो पत्ती भूरा हो जाएगा, और मैग्नीशियम ना रहेगा तो पीला हो जाता पत्ती, जिसे हर महीना क्रोसिस कहते हैं। लोहा भी वही हाल है। मैग्नीज कमी से पत्तियाँ भूरा होता है, भूरी। क्या देखें मैग्नीज कब बनेगा? जब पेड़ में क्लोरोफिल होता है, बनता है, और क्लोरोफिल बनेगा तो फिर से मैग्नीज भी बनेगा, मैग्नीज। ये मैग्नीज काम है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। नाइट्रेट पत्तियाँ भूरी हो जाती है मैग्नीज के कमी कारण। तांबा यह श्वसन में उपयोग होने वाले एंजाइम में उपस्थित रहता है। जब सांस लेता है पेड़ पौधा ना, उस समय सांस लेता है तो बहुत सारा एंजाइम का प्रयोग करता है सांस लेने में। पेड़ पौधा क्या करता है? सांस लेते वक्त बहुत सारा एंजाइम का प्रयोग करता है। उसी एंजाइम में रहता है तांबा। वही कह रहा, श्वसन में उपयोग होने वाला एंजाइम में उपस्थित रहता है तांबा के कमी से पौधे में हर महीना होता है। हर महीना मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, लोहा की कमी से भी होता है। मैग्नीशियम, लोहा और तांबा से भी कमी से होता है हर महीना रोग। फर्क कहते हैं कि तांबा में श्वसन, पेड़ पौधा सांस लेता है, उसमें बहुत सारा एंजाइम लेता है, एंजाइम में ही रहता है तांबा कमी से हर महीना क्लोरोसिस नामक रोग होता है पेड़ पौधा में। तांबा का बता दिए जिंक के कमी से पौधों के लंबाई में वृद्धि रुक जाता है। हालांकि पौधे की वृद्धि के लिए पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम रहेगा तब वृद्धि होगा। लेकिन पूछे जिंक भी है, जिंक की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि हो जाता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाता है। ऐसे तो पौधे की लंबाई में ज़्यादा सभी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा पोटेशियम रहेगा तब वृद्धि होगा। लेकिन पौधा के जो लंबाई में वृद्धि रुक जाता है, समझिए कि जिंक नहीं है। जिंक रहता तो पौधे की लंबाई होगा करता है, इसलिए जिंक डालना चाहिए ताकि पौधे की लंबाई में वृद्धि न रुके। अब पौधा के लंबाई में वृद्धि रुक जाता है तो जाहिर सा बात है कि आपको पौधा बौना हो जाता है, साथ ही साथ फल का विकास होता है। फल का विकास नहीं हो पाता है। अच्छा, पौधा के लंबाई में वृद्धि रुकेगा तो पौधा बौना होगा तो फल का विकास नहीं होगा तथा पौधे की पत्तियाँ छोटी होगा। लंबाई वृद्धि तब बौना होगा तो पत्तियाँ छोटा होता ना, बौना होगा, पत्तियाँ छोटी हो जाएगा, जिसके कारण फल का विकास नहीं हो पाता, पत्तियाँ छोटी रह जाती है। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होती है। कहने मतलब कि इंडोल एसिटिक अम्ल होता है। यही इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है जिंक। तो जिंक क्या देखें, जिंक की कमी से लंबाई वृद्धि होता है, पेड़ पौधा के रुक जाता है, जिसके कारण पौधा बौना हो जाता है। बौना होगा तो पत्ती छोटा होगा तो फल का विकास नहीं होगा। तो जिंक के काम का है, जिंक काम इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में काम आता है। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में काम आता है जिंक। यहाँ फल का विकास नहीं हो पाता है। और यहाँ देख रहे हैं यह फसल का परिपक्वता आ जाता है फास्फोरस के ज़्यादा होने, फास्फोरस का। तो सल्फर की कमी से फल नहीं बनेगा। सल्फर की कमी से फल नहीं बनता है। नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दीजिएगा, कम रहेगा तो नाइट्रोजन तो कमी से पौधा में वृद्धि रुक जाता है।
नाइट्रोजन की कमी से वृद्धि रुक जाता है पौधा का, और अधिक रहेगा नाइट्रोजन तो फल विलम्ब से उगता है। देखिए मिला यहाँ पर जिंक की कमी से पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाता है। हालांकि नाइट्रोजन में के कमी से भी पौधा के लंबाई में रुकावट आ रहा था, ठीक ना, नाइट्रोजन की कमी से भी, और जिंक की कमी से भी देख रहे हैं कि पौधा की लंबाई में वृद्धि रुक रहा है। और नाइट्रोजन में ज़्यादा डाल देने पर फल लगता है लेकिन देरी के बाद लगता है, और जिंक में है कमी से पौधे के लंबाई में वृद्धि रुक जाता है, तो बौना हो जाता है, बौना हो जाएगा तो फल का विकास नहीं होता है। और उसमें नाइट्रोजन में का फल का विकास होता है लेकिन देरी से होता है। इसमें पत्तियाँ छोटी हो जाता है। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है जिंक। बोरॉन मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायता करता है। शर्करा का होता है ट्रांसलोकेशन, शर्करा के ट्रांसलोकेशन होता है, यही शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायता करता है बोरॉन। अब बोरॉन की कमी से पौधा के सूट टिप नष्ट होता है। सूट जो टिप होता है वही सूट टिप नष्ट हो जाता है। क्या देखे बोरॉन शर्करा के ट्रांसलेशन में सहायता करता है, और बोरॉन की कमी से पौधा के सूट टिप होता है, यही सूट टिप नष्ट हो जाता है। बोरॉन रहेगा कम तब। मॉलिब्डेनम क्या है? यह भी नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। जिसमें बोरॉन का कर रहा था शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायता कर रहा था, और मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की भूमिका निभाता है। वही नाइट्रोजन के कमी रहता था तो जिंक की तरह लंबाई में वृद्धि रुक रहा था, है ना, जिंक में बौना पौधा हो जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन की कमी के कारण पेड़ पौधे की लंबाई रुक रहा था, वृद्धि रुक रहा था। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधा की वृद्धि रुक रहा था, और नाइट्रोजन ज़्यादा रह रहा था तो फल लग रहा था लेट से लग रहा था, देरी से लग रहा था। वही मॉलिब्डेनम जो है यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है, वही नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के मुख्य भूमिका बनाता है मॉलिब्डेनम के कारण। मॉलिब्डेनम के कमी से फूलगोभी और पत्तगोभी दोनों में देखिएगा हुइप टेल रोग होता है। पूछेगा हुइप टेल कहाँ होता है? फूलगोभी और पत्तगोभी में होता है रोग हुइप टेल। किसकी कमी से होता है हुइप टेल रोग? तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है रोग। देखिए तांबा जो है यह श्वसन में पेड़ पौधा जब सांस लेता है तो एंजाइम में उपस्थित होता है। श्वसन में उपयोग एंजाइम में रहता है तांबा, यही एंजाइम में रहता है तांबा। तांबा के कमी से पौधे में हरे रोग होता है, और तांबा के कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है। डाईबैक रोग नींबू में होता है, और लिटिल लीफ रोग होता है नींबू में। डाईबैक भी नींबू में, और लिटिल लीफ रोग भी होता है नींबू में तांबा कमी से। लिटिल लीफ आम में भी होता है। लिटिल लीफ रोग अगर आम में होगा तो जस्ता की कमी से होता है। अगर लिटिल लीफ रोग अगर नींबू में होगा तो कॉपर कमी से होगा। देखिए ये हो गया लिटिल लीफ और डाईबैक रोग, दोनों के दोनों नींबू में होता है, दोनों के दोनों तांबा से के कमी से होता है। देखिए खैरा रोग होता है, खैरा रोग धान में होता है, और धान में होता है तो जिंक की कमी से होता है। जिंक का कहता है कमी से पौधे के लंबाई में वृद्धि रुक जाता है, वृद्धि रुकेगा तो पौधा बौना होगा तो फल का विकास नहीं हो पाता, नहीं होगा तो पत्तियाँ छोटा होता, छठी होता। इंडोल एसिटिक अम्ल में सहायता करता है, के संश्लेषण में सहायता करता है। जिंक के कमी से धान में खैरा रोग होता है। वही देखते हैं धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। जिंक में है ना, वही जिंक जो जिंक की कमी से पौधे के लंबाई में वृद्धि रुक जाता है तो बौना पौधा हो जाता है, फल का विकास नहीं होता है, पत्तियाँ छोटी हो जाती है। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में सहायता करता है जिंक। वही धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है,
मटर का मांस रोग मैंगनीज की कमी कारण होता है। मैंगनीज क्या कहता है कि पौधे में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। जब पौधे में क्लोरोफिल बनेगा तब बनेगा है मैंगनीज। नाइट्रोजन नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है मैंगनीज। मैंगनीज की कमी से पौधे के पत्तियां भूरी होता है। मार्स रोग होता है मटर में। मार्स रोग मटर में होता है, लेकिन मैंगनीज की कमी कारण ही म से मैंगनीज, म से मार्स रोग, म से मटर में होता है। देख लिए धान का खरा रोग जिंक की कमी से होता है। और मटर का मार्स रोग देखे, मार्स रोग मैंगनीज की कमी से हो रहा था। और मैंगनीज कब बनता है? जब पौधा में क्लोरोफिल बनता है तो उससे मैंगनीज बनता है। मैंगनीज की कमी से पेड़ पौधा का पत्तियां भूरा होता है, भूरा। इसलिए मार्स रोग मटर में होता है, मैंगनीज की कमी कारण होता है। मटर का मार्स रोग मैंगनीज की कमी कारण होता है। फूलगोभी रहे या पत्तगोभी रहेगा, उसका व्हिप्टल रोग होता है, वो भी मोलिब्डेनम की कमी से होता है ना। मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी पत्तगोभी में व्हिप्टल नामक रोग होता है। नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की मुख्य भूमिका निभाता है मोलिब्डेनम। पत्तियों के हर महीनता रोग देखिए, हर महीनता रोग मैग्नीशियम कमी से भी होता है। हर महीनता लोहा कमी से भी होता है। जीव द्रव क्रोमेटिन में बनता है। पौधा के जीव द्रव क्रोमेटिन होता है, इसमें बनता है लोहा कमी से क्लोरोसिस या हर महीनता रोग होता है। लोहा देखे, मैग्नीशियम देखे, और है तांबा भी देखे हर महीनता रोग होता है। और यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी से भी हर महीनता रोग होता है जी, ठीक ना। वही कह रहा है पत्ती में पीला होगा तो हर महीनता रोग आता है। हर महीनता रोग होता है। कैल्शियम की कमी कारण भी होता है रोग। कैल्शियम की कमी कारण भी होता है। कैल्शियम कारण भी होता है। फेरियम लोहा की कमी से भी होता है ना। मैग्नीज के कारण भी होता है। मैग्नीज के कारण मैग्नीशियम Mg कारण भी होता है, मैग्नीशियम कारण भी होता है। और मोलिब्डेनम के कारण भी होता है। मैग्नीशियम लोहा मैग्नीज दोनों, मैग्नीज Mn बोलते हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम Mg दोनों। कैल्शियम और लोहा कैल्शियम लोहा 2, मैग्नीज 3, मैग्नीशियम 4 को एक और है मोलिब्डेनम की कमी से भी पत्तियों में हर महीनता रोग होता है, क्लोरोसिस रोग होता है। नींबू का डाइक रोग कॉपर कमी से होता है। डाइक रोग कॉपर कमी से होता है। और नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर कमी से होता है। नींबू के डाइक रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग, ये दोनों के दोनों डाइबैक और लिटिल लीफ दोनों नींबू में होता है, जो कॉपर की कमी से होता है। और आम का लिटिल लीफ रोग कहेगा तो जस्ता कमी से, जस्ता कमी कहेगा तो आम के लिटिल लीफ रोग होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं। ऐसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दो विधि होता है, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं। नाइट्रोजन से वही नाइट्रोजन का कहता है, नाइट्रोजन वायुमंडल से प्राप्त करता है। नाइट्रोजन जो तत्व है पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल निर्माण करता है पौधा में नाइट्रोजन के कमी से पौधा का वृद्धि रुक जाता है। और अधिक रहेगा नाइट्रोजन तो पौधा में फल विलम्ब से होता है। फूल लिखे फूल विलम्ब से होता है। फूल लेट से आएगा तो फल भी लेट से होगा नाइट्रोजन कमी से। वही नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है।
78% नाइट्रोजन है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन माने वायुमंडल वाला जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को पौधा के लिए अनुपयोगी होता है। 78% नाइट्रोजन है फिर भी पौधा उसका उपयोग नहीं करता सीधे। पौधे में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्ण अभाव होता है। कोई भी पौधा में नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वायुमंडल में गैस रूप में रहता है, उस गैस को नाइट्रोजनीय गैस को डायरेक्ट नहीं ले पाता है पौधा। तो कैसे लेता है नाइट्रोजन को पौधा? जरा सुनिए। पौधे नाइट्रेट NO3 और नाइट्राइट NO2, नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। कोई पौधा है ना, पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है लेकिन किस रूप में? नाइट्रेट NO3 के रूप में, या तो फिर नाइट्राइट NO2 के रूप में पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। जब कोई भी यौगिक के रूप में रहेगा नाइट्रोजन, तो यही यौगिक के रूप में दोनों है, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों यौगिक के रूप में है। और यौगिक के रूप में रहेगा नाइट्रोजन, इसको स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्राइट क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्राइट क्या है? नाइट्रोजन है, लेकिन यौगिक के रूप में है, इसी को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और यौगिक के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, इसलिए इसको स्थिर नाइट्रोजन भी कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस है 78%, उसको नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे तो स्थिर नाइट्रोजन। वही नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है ना, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2 इस यौगिक बन गया। इस यौगिक बनना, इसको यौगिक रूप में उपस्थित हो गया नाइट्रोजन, तब जब दोनों को ग्रहण करेगा पेड़ पौधा तो स्थिर नाइट्रोजन। लेकिन यौगिक को नाइट्रेट या नाइट्राइट नाइट्रोजन दोनों है, ये दोनों को नाइट्रेट और नाइट्राइट यौगिक बनाने में, नाइट्रेट यौगिक और नाइट्राइट यौगिक नाइट्रोजन बनाने में जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया होगा उस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक रूप में दोनों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, उसको नाइट्रोजन के यौगिक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहता है। ये दोनों स्थिर नाइट्रोजन हो गया। इसको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कहता है। वही नाइट्रोजन के यौगिक है। नाइट्रोजन के यौगिक अतः वायुमंडलीय के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, उसको नाइट्रोजन यौगिक के रूप में कन्वर्ट हो गया, इस घटना को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहता है। इन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की दो विधि है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की प्रक्रिया का नाइट्रोजन यौगिकरण स्थिरीकरण कहते हैं। और यौगिक जो बन जाता है स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है, जो यौगिक बन गया है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो विधि से होता है, दो विधि कौन है? और प्राकृतिक विधि, एगो विद्युत विसर्जन विधि से होता है। तो प्राकृतिक विधि जगह पे, तो प्राकृतिक विधि का होता ना है लेग्यूमिनस परिवार मतलब दलहनी पौधा, लेग्यूमिनस फैमिली माने लेग्यूमिनस परिवार माने दलहनी पौधा में होता है प्राकृतिक विधि। यही लेग्यूमिनस परिवार का पौधा है, दलहनी पौधा है। इसमें आपको होता है प्राकृतिक विधि से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कैसे होता है जो नहीं सुनिए।
दलहनी पौधा लगा दिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, डायरेक्ट तो कोई भी पौधा नहीं लगा गैस को, सीधे नाइट्रोजन क्या करेगा, वायुमंडल से आएगा। पेड़ के नाइट्रोजन दलहनी पौधा में जड़ है, जड़ में गांठ है और गांठे में रहता है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु रहता है, यही सहजीवी जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को ले लेता है, ले करके नाइट्रोजन आएगा, सहजीवी जीवाणु ले लेगा और ले करके ये नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और नाइट्रेट मिट्टी में चल जाता है, मिट्टी में जा करके फिर पौधा में जाएगा तो इस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट से प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। कौन करता है, सहजीवी जीवाणु के द्वारा जड़ के गांठ में होता है घटना। प्रकृति विधि, लेग्यूमिनस परिवार के पौधा के जड़ होता है, उस जड़ में गांठ होता है, वही गांठ के ऊपर रहेगा या तो फिर इनके निकट के भूमि में कुछ सहजीवी जीवाणु रहता है। गांठ के ऊपर या भूमि में कुछ सहजीवी जीवाणु रहता है। ये जीवाणु क्या करता है, सहजीवी जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा, उसे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रेट के रूप में NO3 या नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी में चल जाता है। नाइट्रेट आ गया, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में किया, मिट्टी में चल जाएगा, मिट्टी में चला जाता है। पौधा क्या करता है, मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण करता है, नाइट्रेट बन गया, नाइट्रेट ग्रहण करेगा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस प्रकार इन पौधों के कट जाने के बाद भी है ना, खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाता है। पौधा कट जाने के बाद भी खाद की मात्रा जो है पहले से बढ़ जाता है। क्यों कि नाइट्रेट इसमें आ गया, नाइट्रेट आ गया तो जाहिर सी बात है कि खेती दलहनी वाला पौधा वाला फसल कटने के बाद भी खेती अच्छा होता है, क्योंकि खेत में कट जाने के बाद भी नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाती है। इसी कारण भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए लेगुमिनस परिवार का पौधा खेती करना चाहिए। खेती को उपजाऊ भूमि बनाना है तो लेगुमिनस दलहनी परिवार का पौधा लगाना चाहिए। देखिए, विद्युत विसर्जन के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कैसे, सुनिए। वर्षा ऋतु होगा ना, वर्षा ऋतु या अन्य दिन में भी, जरूरी नहीं कि वर्षा ऋतु में होगा, कोई भी दिन में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने पर विद्युत विसर्जन होता है गड़गड़ाहट के साथ, जिसको कहते हैं मलका या ठान का गिरना। वही विद्युत विसर्जन होता है तो उस समय वायुमंडल में नाइट्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, दोनों संयोग करता है। वायुमंडल और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करेगा, दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन संयोग करेगा, NO बनाएगा। क्या करेगा, दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग करेगा, NO बनाएगा। NO बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों संयोग करके NO बनेगा, NO का मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। यही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता। फिर पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों संयोग किया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाया है, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर NO क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर संयोग करेगा ऑक्सीजन से। यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो बना देगा नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। डाई लग गया, 2 में 2, NO खाली नाइट्रिक ऑक्साइड है और 2 का लगा तो डाई लगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता। Na2N2O2 टकराया तो NO में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के NO2 कहते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाता है। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वर्षा जल में घुल जाता है। NO2 क्या करता है, वर्षा जल में घुल जाता है, दोनों घुल करके
नाइट्रिक अम्ल बनाता है, HNO3 बनाता है, HNO3 बनाता है। और HNO2 बनाता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2 नाइट्रस अम्ल बनाता है HNO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल से घुलेगा तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रस अम्ल HNO2 बनाता है। फिर ये दोनों अम्ल मिल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दोनों मिलकर फिर जमीन में चल जाता है। जमीन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जमीन में चूना रहता है, क्षार रहता है। चूना और क्षारीय पदार्थ मिलेगा तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रेट का मतलब कि NO2 हो गया नाइट्रेट, NO3 हो गया नाइट्रेट, T से ट्राइट, नाइट्रेट हो गया NO3, नाइट्राइट हो गया NO2 बनाता है। यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया। और का यही नाइट्राइट और नाइट्रेट NO2 और NO3 बन गया तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया। तो क्या कहते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। पहले क्या होगा करना, विद्युत विसर्जन में वर्षा ऋतु में होगा या कोई भी दिन में होगा, विद्युत विसर्जन से होता है। क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से टकराएगा, वायुमंडल नाइट्रोजन और वायुमंडल ऑक्सीजन दोनों टकराएगा, NO बनाएगा। NO का मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से टकराएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। NO2 का मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा से मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल को HNO2 बोलते हैं। नाइट्रस अम्ल HNO2 और HNO3 बनेगा। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल से मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनेगा। फिर पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, चूना और क्षारीय पदार्थ से मिलेगा तो दोनों मिलकर के अम्ल और चूना क्षार से मिलेगा तो नाइट्रेट NO2 और NO2 नाइट्रेट मैंने NO2 नाइट्रेट को बोलते हैं। NO2 का मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलिए या नाइट्रेट बोलिए। नाइट्रेट और नाइट्राइट बना NO3 बनाता है, NO3 भी बनाता है। इस तरह से दोनों का है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया। ये जो नाइट्रेट है इसको NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। वही यहाँ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों टकराया, NO बनाया तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से टकराया, NO2 बनाया। NO2 का मतलब नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, नाइट्राइट भी बोल सकते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। वही NO2 नाइट्राइट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल से टकराएगा तो फिर बनेगा NO2 बनेगा। अंत में देखिएगा वर्षा जल से टकराएगा तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल HNO3 HNO2 नाइट्रस अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल दोनों बन गया। ये जमीन में जाकर चूना क्षार से टकराएगा, नाइट्रेट NO3 और नाइट्राइट NO2 यानी कि नाइट्राइट को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया। इस प्रकार पेड़ पौधा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। अब जब ग्रहण करेगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा, कोई भी जीव मर जाएगा तो उसमें नाइट्रेट रहेगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा उसमें? वो विनाइट्रीकरण के द्वारा होगा। फिर नाइट्रोजन वायुमंडल में चल जाएगा। फिर जैसे सुनिए कैसे नाइट्राइट के रूप में लेता है, नाइट्राइट फिर नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल फिर वापस चल जाता है। विनाइट्रीकरण यह नाइट्रोजन यौगीकरण तथा नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। नाइट्रोजन यौगीकरण क्या हो रहा था? वायुमंडल से आ रहा था पेड़ पौधा में और आ रहा था, उसे नाइट्रोजन यौगीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया। विपरीत इसलिए कर रहे हैं
कि पेड़ पौधा से निकल के नाइट्रोजन जाएगा वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाकर तो इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ जीवाणु भाग लेता है, सब जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु भाग लेता है, जैसे सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन जीवाणु, सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशंस, सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस जीवाणु, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस, मैंने सीडोमोनास और माइक्रोकोकस, सीडोमोनास माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन जीवाणु होता है, यही भाग लेता है। विनाइट्रीकरण में कहा था ना है सीडोमोनास और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन जीवाणु जो होता है, ये क्या करता है दोनों, ये सभी सड़े गले जीव जंतु को, है ना, सभी सड़े गले जीव जंतु को और पेड़ पौधे को नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं। सभी गले जीव जंतु में नाइट्रोजन जो रहता है उसको, पेड़ पौधा में रहता है नाइट्रोजन, उसको विमुक्त करता है, वायुमंडल में छोड़ता है, पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इस घटना को विनाइट्रीकरण कहते हैं। सीडोमोनास माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन जीवाणु के द्वारा ऐसा घटना घटता है। तो पौधे में पोषण पढ़ लिए, पौधे में पोषण पढ़ लिए, पोषण के बाद आइए हम लोग प्रकाश संश्लेषण। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण